हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का स्टैटिक एक और टॉपिक, लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एमसीक्यूज इस पर आते हैं। हम डिफरेंशिएटेड बैंक्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो ये भी बहुत अलग तरह के बैंक हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक जो होते हैं वो बेसिकली वो होते हैं जिन पे किसी ना किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, यानी कि आप कहाँ पर खोल सकते हैं, कहाँ पर नहीं खोल सकते हैं, या फिर उन पर लैंडिंग रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं कि आपको इतना जो है लैंडिंग करना है, इतने टिकट साइज से कम करना है, इतने रुपए से ज़्यादा का लोन आप नहीं दे सकते। तो इस तरह के जो बैंक होते हैं हम उन्हें डिफरेंशिएटेड बैंक्स कहते हैं, राइट। तो लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक भी उसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत अलग तरह के बैंक हैं, बहुत अलग तरह के पर्पज़ के लिए खोले गए थे। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लोकल एरिया बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो पहले मैं शुरू करता हूं रीजनल रूरल बैंक से। बैंकिंग कमीशन 1972 उसने पहली बार ये बात करी कि हमें रूरल एरियाज में लोन देने के लिए, यानी रूरल क्रेडिट के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल बैंक हैं वो रूरल क्रेडिट उतना अच्छा उसमें नहीं कर पा रहे हैं, उतना इंक्लूसिवनेस उसमें नहीं आ पा रही है। जितना अमाउंट या जिस वाइड रेंज में रूरल क्रेडिट होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एस्टेब्लिश किए थे। अगर ये पूछें कि भाई कौन सी कमेटी के कहने पे रीजनल रूरल बैंक बने थे, तो एम नरसिम्हा राव कमेटी। एम नरसिम्हा राव कमेटी ने कहा कि हमें रीजनल रूरल बैंक खोलने चाहिए, तो इस कमेटी के कहने पर रीजनल रूरल बैंक खुले। जब इनिशियली खुले थे, ठीक है, तो 1975 में खुले। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहला ये कि रीजनल रूरल बैंक एक्ट कब पास हुआ, तो वो 1976 में हुआ था, लेकिन बैंक उससे एक साल पहले ही खुल गए थे। अब आप कहेंगे जब एक्ट 1976 में पास हुआ तो बैंक उससे पहले कैसे खुल गए। वो इसीलिए क्योंकि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू खुले थे। जो उस समय के राष्ट्रपति थे उन्होंने एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश पारित किया, और 26 सितंबर 1975 को फाइनली ये जो बैंक है रीजनल रूरल बैंक, 5 बैंक ये प्रोमलगेट किए गए, और फाइनली 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये खुल गए। मैं रिपीट करता हूं, राष्ट्रपति ने जो ऑर्डिनेंस जारी करा था वो 26 सितंबर 1975 को करा था, और उसी के एक हफ्ते बाद यानी 2 अक्टूबर को ये फाइनली फिर खुल गए। लेकिन आप जानते हैं कि जब ऑर्डिनेंस पास होता है तो वो एक टेम्परेरी प्रोविजन होता है, आपको उसको प्रॉपर संसद से पास करा के लॉ बनाना पड़ता है, अधिनियम एक्ट बनाना पड़ता है। तो जो एक्ट रीजनल रूरल बैंक एक्ट आया था वो अप्रैल 1976 में आया था। ठीक है यहां तक। और इनिशियली कितने रीजनल रूरल बैंक खुले थे इंडिया में? इनिशियली 5 खुले थे, और उन 5 में भी सबसे पहले कौन सा खुला था वो एग्जाम में आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो रीजनल रूरल बैंक है क्या? ये प्रॉपर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, लेकिन ये क्योंकि थोड़े अलग कारणों के लिए बने हैं तो आप इनको डिफरेंशिएटेड बैंक्स बोल सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर ये आते हैं, आरबीआई एक्ट 1934, और आरबीआई इन्हें रेगुलेट करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत। यानी कि ये प्रॉपर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मतलब क्या? कमर्शियल बैंक तो आप जानते ही हैं। शेड्यूल्ड मतलब कि आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में इन्हें रखा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है रीजनल रूरल बैंक में और लोकल एरिया बैंक में, क्योंकि जो लोकल एरिया बैंक होते हैं वो नॉन शेड्यूल्ड होते हैं, लेकिन रीजनल बैंक जो होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, वो शेड्यूल्ड होते हैं। धीरे धीरे इनका नंबर बढ़ता गया। शुरू में सिर्फ 5 खुले, फिर ये बढ़ते गए 5 से, फिर ये बहुत ज़्यादा हो गए, लगातार 50 क्रॉस कर गए, फिर 100 क्रॉस कर गए, 150 क्रॉस कर गए, और फाइनली 196 तक ये पहुंच गए थे। ये हाईएस्ट था नंबर इनका, 196। टोटल 196 रीजनल रूरल बैंक इंडिया में हो गए थे मार्च 2004 तक। 14,000 से ज़्यादा ब्रांचेज भारत के 518 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैल चुके थे मार्च 2004 तक। उसके बाद जो ग्रोथ है इनकी, राइट, जो ग्रोथ है इनकी, जो ब्रांच नेटवर्क, इतनी सारी ब्रांचेज इनके हो गए, तो इनकी जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी तेज़ी से फैली।
काफ़ी सारी ब्रांचेस खुलने लगी जगह जगह पे, और इनका काम जो था कि जो रूरल सेविंग्स है, रूरल एरिया में लोग सेविंग्स करें, सेविंग्स करना उन्हें सिखाइए, तो रूरल सेविंग्स वगैरह को भी ये मोबिलाइज करने लगे। लेकिन बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक ऐसे थे जो नुकसान में चल रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इनमें बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो ये कुछ कंसर्न्स भी इनके साथ थे। तो इतने सारे रीजनल रूरल बैंक हो चुके थे, राइट। तो उससे थोड़ा पहले जाता हूं मैं, 2001 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, डॉक्टर वी एस व्यास कमेटी। ये मैं जो भी कमेटी बताऊंगा वो सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली बताऊंगा जो आपके एग्जाम में जिनसे एमसीक्यू आते हैं। तो डॉक्टर वी एस व्यास कमेटी ये क्यों बनाई गई थी? ये आरबीआई को चिंता थी कि क्या इतने सारे रीजनल रूरल बैंक बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो वास्तव में वायबल हैं, यानी क्या वो सरवाइव कर पाएंगे, क्या वो चल पाएंगे, क्या वो टिक पाएंगे, क्या वो कभी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो वी एस व्यास कमेटी ने यह कहा आप इनकी संख्या जो है थोड़ी कम करिए। तो एक बहुत फेवरेट एमसीक्यू आता है एग्जाम में कि कौन सी कमेटी के कहने पे रीजनल रूरल बैंक की जो संख्या है वो कम होनी शुरू हो गई, और कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उन्हें आपस में मर्ज करवाना शुरू कर दीजिए। तो कंसोलिडेशन बोलते हैं इसे, कंसोलिडेशन मतलब आपस में उन्हें मर्ज करवा दीजिए। तो कंसोलिडेशन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ था 2005 में हुआ था, व्यास कमेटी, डॉक्टर वी एस व्यास कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, डॉक्टर वी एस व्यास कमेटी 2001 में आई, तभी इसने आरबीआई को कह दिया था कि देखो इनका नंबर जो है थोड़ा कम करना शुरू करो। लेकिन इनका नंबर बढ़ता गया 2004 तक और अपने पीक पे पहुंच गया 196, और उसके बाद से फिर 2005 से वी एस व्यास कमेटी के रिकमेंडेशन को आरबीआई ने अप्लाई करना स्टार्ट किया और इनका नंबर बड़ी तेजी से कम करना स्टार्ट किया। तो इनका जो कंसोलिडेशन है हम उसको दो फेजेस में देखते हैं, यानी कि आपस में जब इनको अमलगमेट करना स्टार्ट किया, एक दूसरे में समाना स्टार्ट किया जिनका नंबर कम करने के लिए, तो जो पहला फेज था वो स्टार्ट कब हुआ था, वो 2005 में स्टार्ट हुआ था। 2004 तक तो इनका नंबर बढ़ता ही जा रहा था, और जैसा मैंने बताया 2004 में इनका नंबर पीक पे पहुंच गया था 196, यानी भारत में सबसे ज्यादा रीजनल रूरल बैंक कब रहे, 196। ठीक है, इससे ज्यादा कभी नहीं रहे। तो 2005 में इनका जो कंसोलिडेशन है वो स्टार्ट हुआ, ये पहला फेज था, और जो दूसरा फेज था कंसोलिडेशन का वो 2012 में स्टार्ट हुआ था, और इनका नंबर जो है वो धीरे धीरे कम होता गया। 196 जो था उससे कम होते 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 ये 2016 तक सिर्फ 56 रह गए थे, सिर्फ 56। और मैं अभी की अगर बात करूं तो 1 अप्रैल 2020 तक 43 हो गए थे ये, और आज भी 43 हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यानी कि 16 जून 2022 को मैं वीडियो बना रहा हूं ये, तो आज भी इनकी संख्या 43 रह गई है सिर्फ। तो 196 से कम होते होते ये 2016 में 56, और फिर फाइनली 2020 तक सिर्फ 43 रह गए थे, और आज भी 43 हैं। अब जो रीजनल रूरल बैंक होता है इसमें पैसा कौन डालता है, इसकी ओनरशिप या इसका स्वामित्व किसके पास होता है? तो इसमें जो 50% पैसा है वो डालती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें 35% पैसा डालता है स्पॉन्सर बैंक, और इसमें 15% पैसा डालती है स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में ये खुलता है। ठीक है, तो ये रेशो रहता है, और ये रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि इसमें 50% पैसा केंद्र सरकार, 15% पैसा राज्य की सरकार, और 35% पैसा स्पॉन्सर बैंक डालता है। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्पॉन्सर बैंक, क्योंकि जब भी रीजनल रूरल बैंक को पैसों की कमी पड़ती है वो या तो नाबार्ड के पास जाता है लोन लेने, या फिर वो स्पॉन्सर बैंक से ले सकता है। ज़्यादातर दो ही सोर्सेज होते हैं उसकी इनकम के या उसके लोन के, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक भी तो लोन लेता है तभी वो आगे देता है। तो रीजनल रूरल बैंक जनरली नाबार्ड से लेता है पैसा, या फिर वो स्पॉन्सर बैंक से लेता है, कोई डाउट? और स्पॉन्सर बैंक जो है उसके और भी बहुत सारे काम होते हैं। वो रीजनल रूरल बैंक के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ट्रेनिंग देता है, उसको एक्सपर्टीज़ देता है, क्योंकि जो स्पॉन्सर बैंक होता है वो काफ़ी बड़ा बैंक होता है, वो प्रॉपर एक बड़ा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होता है, जैसे सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस लेवल का बैंक होता है। तो ऑब्वियसली उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो वो एक तरह से मेंटरशिप का काम करता है रीजनल रूरल बैंक के लिए, उसको नॉलेज और एक्सपर्टीज देता है जिससे वो अपने ऑपरेशंस को स्मूथली चला सके। यहां तक क्लियर है? तो गवर्नमेंट ने जो अमलगमेशन है वो कब स्टार्ट किया था? फाइनेंशियल ईयर 2005 में स्टार्ट किया था, राइट।
और उन्होंने सबसे पहले जो अमलगमेशन किया वो कैसे किया, उन्होंने वो आरआरबीज जिनका स्पॉन्सर बैंक एक ही था उनको पहले अमलगमेट करना स्टार्ट किया, और इसी से ही उनकी संख्या 196 से कम होकर 82 हो गई थी। मान लो कोई रीजनल रूरल बैंक है ए और दूसरा है बी, लेकिन दोनों का ही स्पॉन्सर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इनको मर्ज करना रिलेटिवली आसान है क्योंकि इनका स्पॉन्सर बैंक सेम है। तो ए और बी को आपस में मर्ज करके एक बना दिया। इस तरह से अमलगमेशन आसान रहा। तो जब इनिशियली फाइनेंशियल ईयर 2005 में अमलगमेशन स्टार्ट हुआ तो क्या किया गया कि वो रीजनल रूरल बैंक जिनका स्पॉन्सर बैंक सेम है उनको आपस में मर्ज किया गया। जब आप इनको मर्ज करते हैं तो उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, राइट। और फिर उसके बाद इनका नंबर और कम कर दिया गया, 82 से 56 हो गया था, और 56 से जैसा मैंने बताया 43 हो गया था। तो इनको मर्ज करने के पीछे और क्या क्या रीज़न थे। सबसे पहले इनके खर्चे कम करना, यानी कि उनके जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, खास तौर पे जो हर महीने खर्चे होते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, उनको मिनिमाइज करना। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग, अगर दो चार रीजनल रूरल बैंक आपस में मिलकर काम करते हैं, रिलेटिवली बड़े हो जाएंगे तो उनमें टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छा बेहतर होगा। उनका कैपिटल बेस बढ़ेगा, सबका जो भी पेड अप कैपिटल है वो आपस में जुड़ जाएगा तो वो एक रिलेटिवली बड़ा बैंक बन जाएगा। उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन भी बढ़ जाएगा, उनका जो एक्सपोजर है वो भी बढ़ जाएगा। एक्सपोजर मतलब जितना वो लोन देते हैं वो भी बढ़ जाएगा। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से हमने अमलगमेशन पर जोर दिया, और दूसरा फेज जो है वो भी अमलगमेशन का हमने किया। उसके बाद नाबार्ड 2018-19 में जो नाबार्ड है उसने अमलगमेशन का एक रोड मैप प्रपोज किया, राइट, स्पॉन्सर बैंक और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके, और फिर नाबार्ड के कहने पे इनका नंबर 56 से कम करके 45 हो गया, और फाइनली अब 43 हो गया। तो इसका आपको एक बेसिक आइडिया देना जरूरी था अमलगमेशन का कि इनका नंबर कैसे कम हुआ, राइट। अब स्पॉन्सर बैंक क्या क्या भूमिका निभाते हैं। स्पॉन्सर बैंक जो है इनको मैनेजरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं, और इनकी फंक्शनिंग डे टू डे फंक्शनिंग में भी इनको मेंटरशिप और गाइडेंस देते हैं। स्पॉन्सर बैंक जो होते हैं वो इनकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करते हैं, समय समय पे वो इंस्पेक्शंस भी कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट वगैरह भी कर सकते हैं, और जहां जरूरत पड़े वो रीजनल रूरल बैंक को वहां पे वो सजेशन एडवाइजरी भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। 5 जुलाई 2007 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीजनल रूरल बैंक को अलाउ कर दिया था कि वो फॉरेन करेंसी भी एक्सेप्ट कर सकती है एनआरआई से और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन से, यानी कि जो एनआरआई हैं और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं वो रीजनल रूरल बैंक में फॉरेन करेंसी के डिपॉजिट्स कर सकते हैं। अब मैं आता हूं कुछ फैक्चुअल चीजों पे। भारत में मैंने आपको बताया था इनिशियली 5 रीजनल रूरल बैंक खुले थे, राइट। उन 5 में भी नंबर 1 कौन सा था, सबसे पहला कौन सा था, तो वो था प्रथमा बैंक, ठीक है। प्रथमा, प्रथमा शब्द का मतलब ही होता है प्रथम यानी पहला, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो प्रथमा बैंक जो है ये सबसे पहला था, और इसका स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक। ये भी आपको याद रखना है कि इसको स्पॉन्सर किसने किया था, सिंडिकेट बैंक ने किया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ये खुला था। ये लोकेशन भी आपको याद रखनी है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसने कवर किया था। फिर उसके बाद इन्हीं के साथ 4 और खुले थे, उनके बारे में भी अगर शॉर्ट में बता देता हूं। गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर था इसका, यूपी में गोरखपुर और देवरिया को इसने कवर किया था। हरियाणा कृषि ग्रामीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने स्पॉन्सर किया, हरियाणा के भिवानी में ये खुला था। गौर ग्रामीण बैंक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था जो पूर्वी भारत में खुला, तो आंसर है गौर ग्रामीण बैंक। गौर ग्रामीण बैंक बंगाल में खुला था और इसने 3 जिलों को कवर किया था, मालदा, दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद। इसका स्पॉन्सर बैंक था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और जयपुर नागपुर अंचलिक ग्रामीण बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जो है इसका स्पॉन्सर बैंक था। राजस्थान में जयपुर और नागपुर में ये ओपन किया गया था। कोई डाउट इसके अंदर, तो ये ध्यान रखिए। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर पूछे भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था, तो आंसर है प्रथमा बैंक मुरादाबाद, जिसका स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक। और पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था जो ईस्ट इंडिया में खुला था, तो वो कौन सा था, गौर ग्रामीण बैंक। एक क्वेश्चन ये भी आया था एक बार कि जब पहला रीजनल रूरल बैंक खुला था तो उसका पेड अप कैपिटल कितना था, तो वो था 5 करोड़ रुपए। ऑथोराइज कैपिटल जो था वो था 5 करोड़ रुपए।
ऑथोराइज कैपिटल होता है कि कितना मैक्सिमम जो है वो अलाउड होता है, और पेड अप कैपिटल होता है कि जो मैक्सिमम अलाउड होता है उसमें से कितना बैंक में डाला गया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल कितना था, तो वो था 5 करोड़। फिर कुछ इस तरह के सवाल भी आते हैं कि भारत में जब रीजनल रूरल बैंक खुले थे उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था। तो मिस्टर के आर पुरी। के आर पुरी ये आरबीआई के गवर्नर थे 20 अगस्त 1975 से लेकर 2 मई 1977 तक, और इनके टेन्योर में रीजनल रूरल बैंक जो है भारत में सेटअप किए गए थे। ठीक है, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर चिदम्बरम सुब्रमण्यम। जब भी आप कोई स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में कोई मेजर इवेंट पढ़ते हैं, कुछ मुख्य घटना हुई है, उस समय भारत का आरबीआई का गवर्नर कौन था, प्रधानमंत्री कौन था और फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, ये हमेशा आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं रिकैपिटलाइजेशन की। एक कमेटी बैठी थी, केसी चक्रवर्ती कमेटी। यह भी एक बहुत फेवरेट एमसीक्यू है। कौन सी कमेटी के कहने पर रीजनल रूरल बैंक्स का रिकैपिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ? जो उसमें पैसा डालना है, पुनर्पूंजीकरण बोलते हैं उसे, क्योंकि इनका भी तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होता है जो इन्हें मेंटेन करना पड़ता है। तो जो रीजनल रूरल बैंक है उसको रिव्यू किया सबको केसी चक्रवर्ती कमेटी ने 2010 में, और रेकमेंड किया कि उस समय जो 82 रीजनल रूरल बैंक थे उनमें से 40 को रिकैपिटलाइज किया जाए। एक रीजनल रूरल बैंक में अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, और ये सरकार कर रही है। सरकार समय समय पे रीजनल रूरल बैंक को भी रिकैपिटलाइज करती रहती है। तो कौन सी कमेटी के कहने पे पहली बार रिकैपिटलाइज किया गया था? वो थी केसी चक्रवर्ती कमेटी। अब जो रीजनल रूरल बैंक अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें क्या बदलाव किया गया? देखो, एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही थी कि रीजनल रूरल बैंक में आप जानते हैं 50% हिस्सा केंद्र सरकार का होता है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और 35% जो है वो स्पॉन्सर बैंक का होता है। केंद्र सरकार तो फिर पैसा नहीं डालती है, वो तो फिर कोई बहुत समय आने पे डालती है। यानी रीजनल रूरल बैंक को अगर पैसा चाहिए, पैसा जुटाना है, मैं रिपीट करता हूं, अगर रीजनल रूरल बैंक को पैसा जुटाना है तो वो किससे जुटाएगा? केंद्र सरकार तो देगी नहीं, राज्य की सरकार इंटरेस्टेड रहती नहीं है कभी भी, तो घूम फिर के बचता है स्पॉन्सर बैंक। और स्पॉन्सर बैंक की भी एक लिमिट होती है, राइट। स्पॉन्सर बैंक जो है वो भी देखता है कि भाई रीजनल रूरल बैंक अगर बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा है, तो ये सब चीज़ों की वजह से रीजनल रूरल बैंक जो है वो पैसा जुटाने में रिलेटिवली असमर्थ था, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं जुटा पाता था। तो एक अमेंडमेंट किया गया 2015 में। सबसे पहला अमेंडमेंट तो ये था कि रीजनल रूरल बैंक का जो ऑथोराइज कैपिटल था वो 5 करोड़ से बढ़ा के 2000 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक का जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 5 करोड़ रुपए से बढ़ा के 2000 करोड़ कर दिया गया। दूसरी बात, अब 2000 करोड़ आपने कर तो दिया, लेकिन 2000 करोड़ रुपए बैंक में आएंगे कहां से? यानी कि पेड अप कैपिटल कहां से लाओगे? ऑथोराइज तो आपने कर दिया कि ठीक है भाई, बैंक में आप 2000 करोड़ रुपए रख सकते हो, लेकिन वो पैसा डालेगा कौन? तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यह किया गया कि जो कंबाइंड शेयर होल्डिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक की, वो 51% मिनिमम कर दी। अब ये मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो, पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा था वो 50% था, और स्पॉन्सर बैंक का हिस्सा था 35%, यानी कि 85% तो यही हो गया। अब इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया गया। डाइल्यूट कैसे कर दिया गया? इसको यह बोल दिया गया कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट स्पॉन्सर बैंक जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक, इनका हिस्सा मिनिमम 51% होना चाहिए। पहले यह था कि दोनों का मिला के 85% होना ही होना चाहिए। अब ये नहीं करा, अब ये कर दिया कि देखो 51% मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी कि काफी गुंजाइश हो गई। आप देख सकते हैं कि 34% जो है वो ग्रे एरिया छोड़ दिया। यानी कि मान लो, अब रीजनल रूरल बैंक क्या कर सकता है? अब वो किसी प्राइवेट जो इंडिविजुअल हैं या एचएनआई हैं, संस्था हैं, सहकारी संगठन हैं दूसरे, उनसे भी पैसा जुटा सकता है। क्योंकि एक रीजनल रूरल बैंक अब ये कर सकता है कि ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% है, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक का कितना है? 51%। तो मेरे पास अभी भी अच्छा खासा गुंजाइश है, मेरे पास 34% की गुंजाइश है। ये 34% में कहीं और से पूरा कर सकता हूं। तो इससे, इस एक्ट के आने से रीजनल रूरल बैंक कैपिटल रेज कर जो दूसरे सोर्सेज से हैं उनसे ज्यादा कर सकते थे। समझ में आया? तो जो कंबाइंड शेयर होल्डिंग है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक की 51% से ज़्यादा नहीं, 51% से कम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये एक छोटी सी गुंजाइश जो है वो उसमें की गई थी कि अब वो कैपिटल दूसरे सोर्सेज से जुटा सकते थे। वो चाहे तो किसी सहकारी संगठनों से, सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर उन्हें दें तो, कोई जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास तो इतना पैसा नहीं होता है, लेकिन सोसाइटीज़ होती हैं, दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, वो चाहे तो प्राइवेट एचएनआईज जो होते हैं उनसे, तो उनके पास अब 34% की गुंजाइश हो गई थी एक तरह से कि वो ये पैसा और सोर्सेज से भी जुटा सकते हैं। ये क्लियर हो गया अब आपको? क्योंकि पहले उनके पास पैसा जुटाने के सिर्फ 3 ही साधन थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक और स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो ऑथोराइज कैपिटल है वो पहले 5 करोड़ रुपए थी, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल जो है वो 5 करोड़ थी, और ऑथोराइज कैपिटल 25 लाख से कम नहीं हो सकती थी। जो इनिशियली आरआरबी एक्ट आया था, 1976 में आया था आरआरबी एक्ट, उसके मुताबिक ऑथोराइज कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती और 25 लाख से कम नहीं हो सकती। अब जो नया एक्ट आया था 2015 का, उसके मुताबिक जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 2000 करोड़ रुपए कर दी गई, और यानी कि 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती और 1 करोड़ से कम नहीं हो सकती। तो ये तो हुई ऑथोराइज कैपिटल की बात। अब इशूड कैपिटल की बात करते हैं। ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल में क्या फर्क होता है? ऑथोराइज कैपिटल मतलब बैंक में कितने शेयर हैं टोटल, वो ऑथोराइज कैपिटल हो गया, ठीक है। इशूड कैपिटल मतलब इस में से कितने शेयर आप पब्लिक को दे रहे हो। चाहे आप आईपीओ लेकर आओ, स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, तो कितने शेयर आप पब्लिक के लिए अवेलेबल करवा रहे हो, वो इशूड कैपिटल है, कितने आप शेयर इशू कर रहे हो। तो इशूड कैपिटल की अगर बात करें तो 1976 एक्ट ने यह कहा था कि जो बैंक, रीजनल रूरल बैंक इशू कैपिटल यानी कि कैपिटल इशू कर रहा है वो मिनिमम 25 लाख होगा और मैक्सिमम 1 करोड़ होगा। ऑथोराइज कैपिटल 5 करोड़ था, उसमें से इशूड कैपिटल मिनिमम 25 लाख हो सकता है और मैक्सिमम 1 करोड़ हो सकता है। लेकिन जो 1976 एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2015, इसमें यह कर दिया गया कि ऑथोराइज कैपिटल तो 2000 करोड़ है, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल कितना है? 2000 करोड़। और जो इशूड कैपिटल है वो कम से कम अब 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। इशूड कैपिटल 1 करोड़ से कम नहीं हो सकता। तो रीजनल रूरल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछें, ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, छोटे और सीमांत किसान, उनको क्रेडिट और दूसरे फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल करवाना। एग्रीकल्चरल लेबरर, आर्टिजान, स्मॉल एंटरप्रेन्योर, एग्रीकल्चर को डेवलप करना, गांव वाले एरिया में ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री वगैरह को डेवलप करना, ठीक है। नाबार्ड जो होता है वो उन रीजनल रूरल बैंक को आइडेंटिफाई करता है जिनमें रिकैपिटलाइजेशन जो है वो उसकी नीड है, और फिर नाबार्ड हेल्प करता है उनकी रिकैपिटलाइजेशन में। इनको भी 9% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होता है हर साल तक, राइट। तो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो होता है रीजनल रूरल बैंक का वो 9% होता है। तो इसमें नाबार्ड उनकी हेल्प करता है। अगर इनका कैपिटल एडिक्वेसी यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 9% से कम हो रहा है तो फिर नाबार्ड इनमें पैसा डाल देता है। अभी अगर पूछें कि सबसे ज्यादा रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर कौन करता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी 43 रीजनल रूरल बैंक है इंडिया में, इनमें से 14 को स्पॉन्सर करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या रीजनल रूरल बैंक की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट होती है? बिल्कुल होती है। ये तो खोले ही इसीलिए गए थे कि खास तौर पे जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर वगैरह, उन पे फोकस करें। तो रीजनल रूरल बैंक का जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट है वो उनके एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट मतलब सिंपल शब्द में बताया जाए तो ये वो पैसा होता है जो बैंक के पास लोन देने के लिए अवेलेबल होता है। तो उसका 75% इनको प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इन्हें प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। 18% जो है वो एग्रीकल्चर को जाएगा, और 18 में से भी 10% जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को जाएगा मिनिमम। माइक्रो एंटरप्राइज को उनके एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 7.5% देना है मिनिमम, एमएसएमईज को, और जो वीकर सेक्शन है उन्हें 15% मिनिमम देना है। कोई डाउट? तो रीजनल रूरल बैंक को रेगुलेट कौन करता है? देखो, रेगुलेट तो आरबीआई ही करता है,
कई बार आप देखेंगे कई जगह गलत आंसर दिया होता है नाबार्ड। नहीं, नाबार्ड के पास रेगुलेटरी पावर नहीं है। हाँ, नाबार्ड के पास सुपरवाइजरी पावर है, यानी नाबार्ड के थ्रू आरबीआई उन्हें रेगुलेट करता है। रेगुलेशन जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके तहत भारत के बैंकों को रेगुलेट करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है और किसी और के पास नहीं है। तो रीजनल रूरल बैंक को रेगुलेट आरबीआई ही करता है, लेकिन सुपरवाइज करता है नाबार्ड, यानी नाबार्ड के थ्रू एक तरह से आरबीआई उन्हें रेगुलेट कर रहा है। अभी जो भारत में रीजनल रूरल बैंक हैं जो ऑपरेशनल हैं, उनके सबके नाम मैंने लिख दिए हैं। जैसा मैंने बताया 43 हैं, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे पूरे 43 जो बैंक हैं उनके नाम, और ये जो टेबल है ये है उनका स्पॉन्सर बैंक, और ये है वो राज्य जहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। अब मैं जो आरबीआई की वेबसाइट है उस पर गया और मैंने परफॉर्मेंस देखा कि भाई रीजनल रूरल बैंक जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं अभी आजकल, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो 31 मार्च 2021 तक का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है। 31 मार्च 2022 तक की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो फाइनेंशियल ईयर 21 का जो डेटा है वो बता रहा हूँ। भारत में 43 रीजनल रूरल बैंक हैं, और इन 43 रीजनल रूरल बैंक को 12 कमर्शियल बैंक हैं टोटल जो स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कमर्शियल बैंक एक से ज्यादा रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर करता है तो इनकी संख्या कम है। 12 कमर्शियल बैंक हैं, और भारत के 26 स्टेट्स में रीजनल रूरल बैंक हैं आज की तारीख में। 2 स्टेट ऐसे हैं जिनमें रीजनल रूरल बैंक नहीं है, एक है सिक्किम और एक है गोवा, वहां पे नहीं है। और 3 यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे रीजनल रूरल बैंक नहीं है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी, यहां पर नहीं है। तो रीजनल रूरल बैंक में पैसा कितना है टोटल, आप देख सकते हैं। टोटल डिपॉजिट जो है इनमें 5.25 लाख करोड़ हैं, यानी अच्छा खासा डिपॉजिट्स इनमें है। 5.25 लाख करोड़ के डिपॉजिट इनमें है फाइनेंशियल ईयर 21 के अंत तक। यहां पे बोरोइंग्स देख सकते हैं आप इनकी, कि जो रीजनल रूरल बैंक हैं उन्होंने कितना पैसा बोरो करा। तो उन्होंने लगभग 67,000 करोड़ बोरो करा सबने मिला के। ये 43 रीजनल रूरल बैंक मिला के मैं बता रहा हूं। उन्होंने टोटल पैसा जो लोन पे लिया वो था 67,864 करोड़, और आप देख सकते हैं इसमें से 61,588 करोड़ यानी 91% पैसा जो इन्होंने उधार लिया वो नाबार्ड से लिया। क्लियर हो गया आपको? और स्पॉन्सर बैंक से कितना लिया? सिर्फ 3,000, 5%, सिर्फ 3,444 करोड़। यानी कि जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनमें जो स्पॉन्सर बैंक है वो उतना ज्यादा पैसा नहीं डालता जितना नाबार्ड डालता है, कोई गिनती ही नहीं है। 91% पैसा जो ये रेज करते हैं, लोन लेते हैं, वो नाबार्ड से लेते हैं और फिर आगे किसानों को देते हैं। स्पॉन्सर बैंक भी समय समय पर इनमें पैसा डालते हैं, लेकिन सिर्फ 5% ही लोन जो रीजनल रूरल बैंक ने लिया वो स्पॉन्सर बैंक से लिया, 91% नाबार्ड से लिया। अब एडवांसेस यानी कि लोन, ये लोन किसे देते हैं? तो मैंने बताया प्रायोरिटी सेक्टर को 75% लोन जाना चाहिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इन्होंने, ये डेटा लेटेस्ट अवेलेबल है, 70% जो इन्होंने लोन दिया वो एग्रीकल्चर को दिया। यानी ज्यादातर जो रीजनल रूरल बैंक ने एडवांसेस दिए, जो इनका एक्सपोजर है, जो लोन इन्होंने दिया वो एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया। 12% ही लोन इन्होंने दिया एमएसएमई को, सिर्फ 1% दिया एजुकेशन को, 7% दिया हाउसिंग को, राइट। और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर को इन्होंने सिर्फ 9% लोन दिया है। यानी कि इनकी जो 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ही ये प्रायोरिटी सेक्टर को देते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट इनमें कोई कंसर्न नहीं है। क्लियर? इस टेबल से आपको क्लियर हो जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर को इन्होंने लोन दिया? एग्रीकल्चर को दिया। क्या ये प्रॉफिटेबल है? हाँ। तो 43 रीजनल रूरल बैंक हैं, उनमें से जो प्रॉफिट में है वो 30 है। तो 30 जो रीजनल रूरल बैंक है वो प्रॉफिट में रहे आउट ऑफ 43। इज इट क्लियर? इनका टोटल जो प्रॉफिट था वो था लगभग 3,550 करोड़। क्या रीजनल रूरल बैंक सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में हेल्प करते हैं? क्या वो गवर्नमेंट स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और यही तो आप कह सकते हैं कि रीजनल रूरल बैंक सक्सेस है। कोई पूछे कि रीजनल रूरल बैंक मॉडल क्या फेल हो गया? नहीं, सक्सेसफुल है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट 18% रीजनल रूरल बैंक ने खोले, 18% जनधन अकाउंट रीजनल रूरल बैंक ने खोले। रुपे डेबिट कार्ड भारत में जितने भी इशू हुए हैं 11% आरआरबीज ने करे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 13%, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 10%, अटल पेंशन योजना के 20% जो बेनिफिशियरीज हैं वो रीजनल रूरल बैंक के क्लाइंट्स हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान योजना जिसमें 6,000 रुपए का
मुआवजा हर साल दिया जाता है 2,000 रुपए की 3 किश्तों में। आप देख सकते हैं 18% किसान के अकाउंट जिनमें पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए जाते हैं वो रीजनल रूरल बैंक में है। किसान क्रेडिट कार्ड जो इशू हुए हैं भारत में 17% रीजनल रूरल बैंक में हुए हैं। तो रीजनल रूरल बैंक की जो इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। रीजनल रूरल बैंक जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस इसी से पता चलती है कि जो इंपॉर्टेंट सरकारी योजनाएं हैं जो किसानों को जमीनी स्तर पर फायदा करती हैं उसमें रीजनल रूरल बैंक का काफी बड़ा हाथ है। तो आई होप ये क्लियर होगा रीजनल रूरल बैंक। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, और मैं कम से कम 4-5 किताबें सॉल्व कर चुका हूं, फेमस जो किताबें एमसीक्यूज की, एनएस तूर की किताब है, जो भी मेन किताबें हैं, एक भी क्वेश्चन अब ऐसा नहीं है, उठा लेना कोई भी किताब और एमसीक्यूज देख लेना कि जो आप सॉल्व ना कर पाओ। तो ज्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं रीजनल रूरल बैंक से? वही पहला कौन सा था ये आता है। जिस समय रीजनल रूरल बैंक खुले उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? रीजनल रूरल बैंक में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितना होता है? ठीक है। रीजनल रूरल बैंक जो है उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चलो अब बात करते हैं लोकल एरिया बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक में और लोकल एरिया बैंक में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? वो ये कि रीजनल रूरल बैंक जो होता है वो शेड्यूल्ड होता है, आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में जगह मिलती है उन्हें, और लोकल एरिया बैंक जो होता है वो नॉन शेड्यूल्ड होता है। तो लोकल एरिया बैंक की एक अपनी अलग कहानी है। लोकल एरिया बैंक स्कीम सबसे पहली बार इसकी बात करी अगस्त 1996 में। उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, एचडी देवेगौड़ा सरकार थी उस समय। एचडी देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे और पी चिदम्बरम जो भारत के कई बार वित्त मंत्री रहे, बाद में कांग्रेस की सरकारों में भी रहे, तो उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने अपनी स्पीच दी जब बजट प्रस्तुत किया था इन्होंने जुलाई 1996 में, तो तब उन्होंने कहा कि हमें लोकल एरिया बैंक खोलने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकल एरिया बैंक जो होंगे वो प्राइवेट होंगे, क्योंकि जो भी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहते हैं वो हमारे पास क्या था, सिर्फ रीजनल रूरल बैंक थे, और रीजनल रूरल बैंक जो है वो सरकारी हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई प्राइवेट हमें लोकल बैंक चाहिए जो बस एक छोटे से लोकल एरिया में काम करें, यानी ज्यादा से ज्यादा वो 2 या 3 लगातार जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एक्सपेंड कर पाए, उससे ज्यादा नहीं, यानी वो लोकल जरूरतों को समझें। तो अपनी स्पीच में उन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें बताई पी चिदम्बरम ने। उन्होंने कहा कि मैं लोकल एरिया बैंक ओपन करना चाहता हूं, इसलिए ये पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर के होंगे, तो ये एक और बड़ा डिफरेंस है आरआरबीज में और लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक प्राइवेट होते हैं और रीजनल रूरल बैंक सरकारी होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा ये मानना है कि ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करें रूरल सेविंग को प्रमोट करने के लिए और रूरल एरियाज में क्रेडिट देने के लिए। इतना ही नहीं, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी में गैप है जो हम देख रहे हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, ये उसको प्लग करें। यानी लोकल एरिया बैंक खोलने के पीछे जो विजन था वो ये था, विजन सेम था, आरआरबीज और इनका विजन सेम ही था। हालांकि आरआरबी आप जितने मर्जी खोल सकते हो, लेकिन लोकल एरिया बैंक जो होता है वो आप ज्यादा से ज्यादा 3 जिलों में खोल सकते हो लगातार, उससे ज्यादा आप इन्हें एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो लोकल एरिया बैंक का भी वही पर्पस था कि जो रूरल एरियाज हैं उनमें लोगों को सेविंग करना सिखाओ और रूरल एरियाज में लोगों को लोन दो। कोई डाउट इसके अंदर? लोन दो, और वहां पे जो क्रेडिट में गैप है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो कम है, उसको पूरा करो। तो रूरल और सेमी अर्बन एरिया पे फोकस करो। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो लोकल एरिया बैंक होते हैं वो कौन से एक्ट के तहत रजिस्टर किए जाते हैं? तो लोकल एरिया बैंक जो होते हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर होते हैं क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियों की तरह काम करते हैं, और इनको आरबीआई जो है रेगुलेट करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। और लोकल एरिया बैंक कितने हैं भारत में? सिर्फ 3। इनफैक्ट जब से खुले हैं सिर्फ 4 ही खुले मैक्सिमम। मैं आपको बता देता हूं अंदर की बात। वैसे जब लोकल एरिया बैंक की बात हुई 1996 में, तो बहुत सारी कंपनियों ने अप्लाई करा लाइसेंस के लिए कि भाई ठीक है हम भी खोलना चाहते हैं, हम भी खोलना चाहते हैं। तो बहुत सारी कंपनियों ने अप्लाई करा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लाइसेंस दिया वो सिर्फ 6 बैंकों को दिया कि आप खोल सकते हैं। तो 6 रीजनल रूरल बैंक खुल गए थे, ठीक है। इनमें 2 तो तुरंत ही बंद कर दिए गए। एक था साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक, इसका हेडक्वार्टर नवसरी में था, नवसरी जिला
गुजरात में जो है नवसरी जिला मशहूर है, वहां पे दांडी मार्च हुई थी, तो जो दांडी जगह है ना वो नवसरी में है। तो साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक नवसरी में खुला था। ये तुरंत फेल हो गया, पिट गया था ये बैंक, क्योंकि ये सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो इसको फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया गया था। ये तुरंत बंद हो गया था एक तरह से। और एक बैंक और खुला था, विनायक लोकल एरिया बैंक। ये राजस्थान के सीकर में खुला था। सीकर जो शेखावटी एरिया है वहां पे खुला था, लेकिन यह भी तुरंत बंद कर दिया गया था। तो 6 को लाइसेंस दिया, 2 तुरंत बंद कर दिए, एक को करवा दिया, मर्ज करवा के बंद कर दिया एक तरह से, और एक को डायरेक्ट बंद कर दिया। तो कितने बचे? 4। और भारत में बहुत लंबे समय तक फिर 4 ही लोकल एरिया बैंक रहे। अब इनमें से एक लोकल एरिया बैंक ऐसा है जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया, वो था कैपिटल लोकल एरिया बैंक। तो कैपिटल लोकल एरिया बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया अब से लगभग 5 साल पहले। तो कितने बचे? 3। तो आज की तारीख में भारत में कितने लोकल एरिया बैंक हैं? सिर्फ 3। कौन कौन से हैं? कोस्टल लोकल एरिया बैंक, कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक और सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। आज के समय में भारत में 3 लोकल एरिया बैंक हैं। इनमें सबसे छोटा है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। ये छोटा है, काफी छोटा है, इसकी सिर्फ 8 ब्रांच हैं। ये कोल्हापुर में है। इनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। तो कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक ये 2001 में खुला था। और ये कहां पे ऑपरेट करता है? ये 3 जिलों में ऑपरेट करता है। वैसे भी 3 जिलों से ज्यादा तो ये एक्सपेंड कर ही नहीं सकता। जो लोकल एरिया बैंक होता है वो, ध्यान रखिए कि मान लो ये डिस्ट्रिक्ट 1 है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, ये 3। पहली बात तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट एक साथ होने चाहिए लगातार, ये दूर दूर नहीं हो सकते, क्योंकि नाम ही है लोकल एरिया। तो ये 3 जिले एकदम सटे हुए होंगे एक दूसरे से। दूसरी बात, इन 3 जिलों में भी जो अर्बन एरिया होगा उसमें बस आप एक ही ब्रांच खोल सकते हो, बाकी ब्रांचेस आपको सिर्फ रूरल एरिया में खोलनी पड़ेंगी। यानी एक लोकल एरिया बैंक जो होता है वो कितनी शहरी ब्रांचेस खोल सकता है? सिर्फ 3 मैक्सिमम, क्योंकि वो मैक्सिमम 3 जिलों में ही अपनी ब्रांचेस खोल सकता है सटे हुए, और एक जिले में सिर्फ एक शहरी ब्रांच हो सकती है, बाकी सब तो गांव में खोलनी पड़ेंगी। कोई डाउट? तो कृष्ण भीमा समृद्धि बैंक जो है ये कौन से 3 जिलों में है? ये तेलंगाना के महबूबनगर में है, उस समय आंध्र प्रदेश में था 2001 में, और कर्नाटक के रायचूर और गुलबर्ग। और ये तीनों जिले एकदम सटे हुए हैं, बॉर्डर पे आते हैं, तेलंगाना और कर्नाटक के। और इसका हेडक्वार्टर महबूबनगर तेलंगाना में है। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का हेडक्वार्टर कोल्हापुर में है। यह सबसे छोटा लोकल एरिया बैंक है भारत में। ठीक है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए भारत का पहला लोकल एरिया बैंक कौन सा था, तो वो था कोस्टल लोकल एरिया बैंक। ये 1999 में आरबीआई ने लाइसेंस दिया था इसे, और ये 27 दिसंबर 1999 को इसने अपना कार्य शुरू कर दिया था। अपने ऑपरेशन शुरू कब कर दिए थे? 27 दिसंबर 1999 को। तो ये कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट में है? ये है कृष्ण, गुंटूर और वेस्ट गोदावरी। यहां पे देखिए, ये है कृष्णा जिला, ये है वेस्ट गोदावरी और ये है गुंटूर। यानी कि ये जो 3 जिले हैं ये एकदम सटे हुए हैं एक दूसरे से आंध्र प्रदेश में। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक खोल ले यहां पे चित्तूर में, एक खोल ले यहां पे और एक खोल ले यहां पे, नहीं। वो 3 जिले जो होने चाहिए वो एकदम लगातार होने चाहिए। कोई डाउट इसमें? तो ये 3 जिले कौन से हैं जिनमें ये खुला था? कृष्णा जिला, गुंटूर जिला और वेस्ट गोदावरी जिला। और इसका हेडक्वार्टर विजयवाड़ा में है। इसका हेडक्वार्टर विजयवाड़ा में है। तो ये भारत का पहला लोकल एरिया बैंक था, कोस्टल लोकल एरिया बैंक, और ये आज भी है। मैंने आपको बताया ना, भारत में आज 3 लोकल एरिया बैंक हैं, कोस्टल, कृष्णा भीमा और सुभद्रा। तो 6 को लाइसेंस मिला था। इनमें एक कौन सा मिसिंग है? कैपिटल लोकल एरिया बैंक, जो कन्वर्ट हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो अब ये लोकल एरिया बैंक बचा नहीं अब, क्योंकि अब तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। और 2 जो बंद हो गए थे, साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक जो नवसरी में था, और विनायक लोकल एरिया बैंक जो सीकर राजस्थान में था। तो सिर्फ 3 बचे और 3 ही आज काम कर रहे हैं। और अगर पूछें कि एकमात्र लोकल एरिया बैंक कौन सा है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ, तो वो है कैपिटल लोकल एरिया बैंक, जिसको अब बोलते हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये कहां पे है? ये जलंधर, कपूरथला और होशियारपुर में पंजाब में 3 जिलों में खुला था। 3 में ही खुल सकता है। ये भी लगातार है। मैप देखिए पंजाब का, जलंधर, कपूरथला और होशियारपुर। और ये भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था 24 अप्रैल 2016 को। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये पहले लोकल एरिया बैंक था, कैपिटल लोकल एरिया बैंक, फिर ये कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था।
अब जो लोकल एरिया बैंक होते हैं वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। नॉन शेड्यूल्ड में क्या क्या फायदे नुकसान है बताता हूं। पहले बात करते हैं शेड्यूल्ड बैंक, फिर बात करूंगा नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में होते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जिन्हें सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट में नहीं रखा जाता। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरा, जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उनमें जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख होना ही चाहिए, बेयर मिनिमम। इससे कम है तो वो शेड्यूल्ड बैंक नहीं हो सकता। ठीक है। और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं उनमें जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है वो 5 लाख रुपए से कम होता है। ये बाय डेफिनेशन है, मैं रिपीट करता हूं, ये बाय डेफिनेशन है कि जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उनमें 5 लाख से कम जो है वो पेड अप कैपिटल होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो लोकल एरिया बैंक है ना, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, चाहे उनमें पेड अप कैपिटल 5 लाख से ज्यादा, और 5 लाख से ज्यादा होता है। 5 लाख में आजकल होता क्या है? तो जो लोकल एरिया बैंक होते हैं वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक में ही आते हैं, चाहे उनमें जो पेड अप कैपिटल है 5 लाख से ज्यादा क्यों ना हो जाए। बट बाय डेफिनेशन नॉन शेड्यूल्ड बैंक में जो पेड अप कैपिटल होता है वो 5 लाख से कम होता है, और शेड्यूल्ड बैंक में 5 लाख से ज्यादा होता है। शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं वो कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करना पड़ता है उन्हें आरबीआई के साथ। नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करते हैं, लेकिन वो आरबीआई के साथ नहीं करते, अपने पास रख लेते हैं अलग से निकाल के। कोई डाउट इसके अंदर? शेड्यूल्ड बैंक होने का एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि ये जब चाहें आरबीआई से पैसा बोरो कर सकते हैं रेपो रेट पर या लंबे समय के लिए बैंक रेट पर। लेकिन नॉन शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई से पैसा बोरो नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेबल नहीं होते, ये रिस्की होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक स्टेबल होते हैं क्योंकि आरबीआई इन्हें कैपिटलाइज करता रहता है। ठीक है। और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं इनमें भारत की केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, सरकारी कंपनियां ये सब अपने अकाउंट नहीं खोलती क्योंकि ये नॉन शेड्यूल्ड हैं। वो शेड्यूल्ड बैंक में ही खोलती हैं अपने अकाउंट। विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभाग, सरकारी कंपनियां वो नॉन शेड्यूल्ड में अपने अकाउंट नहीं खोलती। और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उनके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट नहीं होते, सिवाय लोकल एरिया बैंक्स के। लोकल एरिया बैंक को 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करना पड़ता है, एक किसी भी कमर्शियल बैंक की तरह। ठीक है। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं इनमें लोकल एरिया बैंक के अलावा और कौन कौन से होते हैं? कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं, या वो फॉरेन बैंक जिनकी भारत में ब्रांचेस नहीं है, उन्हें वो भी नॉन शेड्यूल्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। ये हम तब पढ़ेंगे डिटेल में जब हम टाइप्स ऑफ बैंक चैप्टर पढ़ेंगे। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो हैं उनकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन लोकल एरिया बैंक की होती है, तो ये एक एक्सेप्शन है। आई होप यहां पे क्लियर होगा। तो लोकल एरिया बैंक अगर आपको शुरू करना है तो 5 करोड़ रुपए आपको चाहिए मिनिमम। जो मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल है वो 5 करोड़ रुपया है इसकी, और एक प्रोमोटर 40% से ज्यादा यानी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं डाल सकता, यानी कि आपको मल्टीपल प्रोमोटर चाहिएंगे। और लोकल एरिया बैंक कोई भी खोल सकता है, प्राइवेट बैंक होते हैं जो मर्जी, आप इंडिविजुअल भी खोल सकते हैं इन्हें पैसा मिला के, या सोसाइटीज, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म्स वगैरह कोई भी इसके प्रोमोटर हो सकते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल 40% से ज्यादा यानी 2 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं डाल सकता। इज इट क्लियर? जो लोकल एरिया बैंक होगा वो 3 लगातार जिले उनमें अपनी ब्रांच खोलेगा, लेकिन एक जिले में अर्बन ब्रांच सिर्फ एक हो सकती है, और बाकी सारी जो ब्रांचेस हैं वो रूरल या सेमी अर्बन एरिया में खोलनी पड़ेंगी। लोकल एरिया बैंक को भी 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना पड़ेगा। मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% इनका होना चाहिए। और एक कमेटी आपको और बताता हूं, आपने सोचा कभी कि भाई देखो, जब 1996 में बात हुई कि भाई आरआरबी खुलने चाहिए, और फाइनली फिर 99 में आरआरबी खुल गया था पहला, तो 6 बैंकों को लाइसेंस दिए, 6 में से बचे कितने? 4, 2 बंद कर दिए हमने, और 4 में 1 कन्वर्ट हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो बचे कितने? 3। तो उसके बाद और क्यों नहीं खुले, इतने कम क्यों हैं? ये रामाचंद्रन कमेटी ने कहा था और मत खोलो। क्यों मत खोलो? क्योंकि उन्होंने कहा इनका जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं है, इनमें बहुत सारी कमियां हैं, इनका जो मॉडल है वो उतना अच्छा नहीं है, तो रुक जाओ, नए लाइसेंस इशू मत करो।
इसीलिए आरबीआई ने तब से लेके अब तक 2022 हो गया और लाइसेंस किसी को भी नहीं दिया। इज इट क्लियर? और लोकल एरिया बैंक जो है इन्हें 40% प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देना पड़ता है, राइट। तो 40 में से भी 18% एग्रीकल्चर में मिनिमम, उस 18 में भी जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उन्हें 10%, माइक्रो एमएसएमईज जो हैं उन्हें 7.5% और वीकर सेक्शन को 12% देना पड़ता है अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का। तो लोकल एरिया बैंक के मॉडल में क्या क्या कमियां हैं? देखो, लोकल एरिया बैंक में सबसे बड़ी कमी यह है कि इनको क्रेडिट रेज करने में, पैसा रेज करने में दिक्कत आती है। जो रीजनल रूरल बैंक होता है वो तो जब चाहे नाबार्ड से पैसा ले लेता है या स्पॉन्सर बैंक के सामने हाथ फैला देता है, लेकिन लोकल एरिया बैंक किसके पास जाएगा? ये एक बहुत बड़ी कमी है। दूसरा, लोकल एरिया बैंक जो है वो उतना एक्सपैंड नहीं कर सकते, वो सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही एक्सपैंड कर सकते हैं। सिर्फ 3 जिले हैं जहां पे मैक्सिमम, और 3 जिलों में आप भारत के कोई भी 3 जिले पकड़ लो, आप कितनी ब्रांचेस खोल लोगे? तो इनमें एक स्केलेबिलिटी इशू है, उतना स्केल नहीं हो पाता, ये इनमें कुछ कमियां हैं। और रीजनल रूरल बैंक में क्या कमियां हैं? अगर भाई एग्जाम में पूछ लें, इंटरव्यू में पूछ लें, रीजनल रूरल बैंक, काफी सारी कमियां इनमें भी। रीजनल रूरल बैंक है, इनमें भी कई तरह के लिमिटेशंस हैं कि ये कहां कहां पे ऑपरेट कर सकते हैं। रीजनल रूरल बैंक जो हैं ये बहुत सारा लोन गारंटी फ्री लोन देते हैं, क्योंकि किसानों वगैरह को देते हैं, माइक्रो फाइनेंस वगैरह, उससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट काफी बढ़ जाते हैं, उससे जो रीपेमेंट है डेट की, डेट सर्विसिंग वगैरह नहीं हो पाती। फिर इनके सामने पैसा रेज करने में दिक्कत आती है, इनके पास सिर्फ नाबार्ड और स्पॉन्सर बैंक होता है। स्पॉन्सर बैंक बहुत टाइम इंटरेस्टेड नहीं होता, और नाबार्ड की एक अपनी लिमिट होती है, उसे नाबार्ड को बहुत जगह और भी लोन देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नाबार्ड सिर्फ रीजनल रूरल बैंक को ही लोन देता है, नाबार्ड तो और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है, तो वो भी इनके सामने भी दिक्कत आती है। क्रेडिट पॉलिसी कई बार जो होती है इनकी उतनी अच्छी नहीं होती, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं, राइट। जो कॉस्ट है लोन ट्रांजैक्शंस की बहुत हाई रहती है इनमें, कई बार ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज रहते हैं, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग को लेकर स्पॉन्सर बैंक पे डिपेंड करते हैं, तो वो कई बार ढंग से नहीं हो पाता। तो इनमें भी अपनी रीजनल रूरल बैंक्स में भी कमियां हैं। तो ये था हमारा वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव, लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक। एक मेरा पर्पज़ ये था इस वीडियो के पीछे कि आपको एक स्टोरी के रूप में ये मैं पढ़ाऊँ, समझाऊँ, ना कि बोरिंग किताबों की तरह जहाँ पे पढ़ो और फिर नींद आ जाती है, वो चीज़ नहीं। एक स्टोरी के रूप में मैंने इस वीडियो को डिज़ाइन करा है। इसमें कई बार थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं चाहूँगा आप थोड़ा पेशेंस रखें। वीडियोज़ जो आएंगे अपनी पेस पे आएंगे, अपनी गति पे आएंगे, लेकिन हर वीडियो के बाद आपके चेहरे पे मुस्कान होगी। और चैलेंज, आप कोई भी क्वेश्चन लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक पे अब सॉल्व कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते आप जो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व नहीं कर सकते। और इस वीडियो को सिर्फ एक बार देखने के बाद ही आप 85% तक जो डेटा है वो रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलता हूं लेक्चर नंबर 7 में। यह है मेरा सबसे ब्यूटीफुल कोर्स, बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक। सी यू इन लेक्चर नंबर 7।